अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना नया लेक्चर, जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये जो टॉपिक का नेम है ये एक्चुअली में साइंटिस्ट के नेम पे है। ठीक है, व्हीटस्टोन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने जो है वो ये ब्रिज बनाया। ठीक है, ये ब्रिज एक्चुअली में रेजिस्टेंसेस का ब्रिज है, मतलब शेप वाइज ये ब्रिज के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो इस मेथड पे जाके उसने क्या किया, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया उसमें है जी हम इस मेथड के ज़रिए कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या दो अदर रेजिस्टेंसेस की रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, हम फिगर में देख सकते हैं। देखें यहाँ पे इसकी शेप जो है वो इस तरह से है कि ये एक ब्रिज बना रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी और सी पॉइंट के नेम लिखे हुए हैं, नीचे ये डी है। तो जो बी पॉइंट है उसके क्रॉस आप देखें तो एक तरह का ब्रिज बन रहा है। तो इस सर्किट में देखें चार अदर रेजिस्टेंसेज हैं, R1 R2 R3 एंड R4। आपने ध्यान ये रखना है ये फिगर बनाते वक्त कि जो R1 है वो लेफ़्ट साइड पे है, R2 राइट साइड पे है। इसी तरह से R3 जो है वो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए और R4 जो है वो राइट साइड पे। दोनों इवन वाली जो है वो राइट पे हैं और दोनों ऑड वाली हैं वो लेफ़्ट पे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी तो आपका एंड पे आंसर जो है वो ये बुक वाला मिलेगा। अगर आप इनकी जो है वो जगह चेंज कर देते हैं 3 और 4 की, इनको साइक्लिक ऑर्डर में ले लेते हैं, तब जो आपका आंसर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने गलत कर दिया। ठीक है, लेकिन वो बच्चों के माइंड में क्योंकि होता है कि बुक वाला आंसर लेके आना है, तो इसलिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है कि दोनों ऑड वाली जो है वो राइट साइड पे हैं और दोनों ऑड वाली जो है वो लेफ़्ट पे हैं और दोनों इवन वाली जो है वो राइट साइड पे। आप देख सकते हैं जी कि हमने बी और जो डी टर्मिनल है उनके दरम्यान हमने लगाया हुआ है जी गैल्वेनोमीटर। इसी तरह से यहाँ पे नीचे देखिए आप, ये जो टर्मिनल सी और ए है इनके दरम्यान लगे हुए एक बैटरी और एक अदर स्विच। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये बैटरी की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 अदर लूप्स बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये लूप कंप्लीट लूप बन रही है, क्लोज्ड पाथ बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जी एक क्लोज लूप बन रही है जी दिस वन, ये जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस R1 R3 और गैल्वेनोमीटर है। और इसी तरह से हमारे पास एक अदर जो लूप है वो ये बन रही है जिसमें आप पॉइंट बी डी सी और बी ये वाली लूप आप ले रहे हैं, रेजिस्टेंस R2 R4 एंड गैल्वेनोमीटर। 3 लूप्स बन रही हैं और हमने जो है वो यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, लाइक जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्रोसीजर टू सॉल्व सर्किट्स। ठीक है, और इसमें क्लोज लूप्स होंगे। सबसे पहले डायग्राम बनानी होती है, डायग्राम का आपको मैंने बता दी किस तरह से बनानी है। 4 अदर रेजिस्टेंसेस लेनी है, उनकी कंस्ट्रक्शन आपने ऐसे कर लेनी है। फिर उनको लगाते वक्त ध्यान रखना है कि ऑड वाली लेफ़्ट पे और इवन वाली राइट पे होनी चाहिए। ए और सी के दरम्यान आपने बैटरी लगानी है, बैटरी विद स्विच। ठीक है, और बी और डी के दरम्यान आपने लगाना है गैल्वेनोमीटर। डायग्राम बन गई। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने करंट की डायरेक्शन लेनी होती है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम शुरू करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे देखें करंट की जो डायरेक्शन बन रही है वो I3 फर्स्ट कर ले रहे हैं हम, तो नीचे वाला लूप उसमें I3 की जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन रही है जी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है तो हमें सारी लूप्स में जो डायरेक्शन है करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी पड़ेगी। आप चाहे क्लॉकवाइज ले लें, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लें, लेकिन अगर हम बैटरी वाले करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा दिया, 4 अदर रेजिस्टेंसेज हैं, चारों की वजह से जो लूप बन रही है वो है ए बी सी डी ए। ठीक है, और जब 3 लूप्स हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे तो वो बन जाएंगी ए बी डी ए, बी सी डी बी एंड ए डी सी ए। और तीनों में जो करंट होगा वो डिफरेंट फ्लो करेगा। पहले वाले लूप में I1, फिर I2 और जो नीचे वाला लूप है उसमें I3। तीनों करंट की डायरेक्शन सेम सेंस में है, तीनों के तीनों करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली उसके बाद क्या करना होता है, हमने
इनकी इक्वेशंस लिखनी होती हैं किरचॉफ्स के सेकेंड रूल के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये है किस लिए। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ, वी आर टू डिटरमन द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इवन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। देखिए जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, स्विच के क्लोज करने से कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा और उस करंट को डिटरमन करेगा ये गैल्वेनोमीटर, जो कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। अब हमने करना क्या है, हमने एक ऐसी कंडीशन लेनी है जिस कंडीशन में ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, इवन हमने स्विच ऑन भी किया हो, बैटरी लगी हुई हो तब भी, ठीक है। और वो जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप गौर से देखें अगर, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से दो अदर करंट फ्लो कर रहे हैं। एक करंट देखिए I2 जो है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और जो I1 है वो जा रहा है इस तरफ ऊपर की तरफ। यानी कि दो करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर रहे हैं, एक I1 एक I2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हमने स्टेबल कंडीशन लेनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें I1 और I2 को मैग्नीट्यूड में बराबर करना पड़ेगा। जैसे ही ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो क्या बनेगा, I1 माइनस I2। अब देखिए माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ज़ीरो। जब रिजल्टेंट ज़ीरो बनेगा दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने इनकी इक्वेशंस लिखनी है तो यहाँ पे देखिए तीन अदर लूप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे तीनों लूप्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ये देखिए एक लूप हमारे पास ये है, एक लूप हमारे पास ये है और एक लूप हमारे पास ये है। हमने क्योंकि स्टेबल कंडीशन कंसिडर करनी है इसलिए हम सिर्फ दो लूप्स को कंसिडर करेंगे, एक 1 वाली और एक 2 वाली। 3 वाली को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थर्ड वाली में गैल्वेनोमीटर शामिल नहीं है। और हमने क्योंकि गैल्वेनोमीटर को लेके चलना है इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये दो जो लूप्स हैं इनको कंसिडर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम स्टेबल कंडीशन जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे और एंड पे रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए बिल्कुल आसान, डायग्राम हमारे पास सामने है, करंट की डायरेक्शन हमारे पास है, किरचॉफ का सेकेंड रूल लगाना है जो कि क्या था जी, जब हम रेजिस्टेंस में से पास करेंगे अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगर हम बैटरी में जा रहे हैं, बैटरी में से मूव कर रहे हैं तो अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है, अगर हाई से लो की तरफ आते हैं तो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दो लूप्स कंसिडर करनी है और इसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस ही हैं, कोई बैटरी नहीं है, लिहाजा बैटरी वाला काम तो चला गया। अब हमने करना क्या है, सिर्फ इन रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करेंगे। हम शुरू करते हैं जी पॉइंट बी से, ठीक है। बी से शुरू कर सकते हैं, आप ए से शुरू कर सकते हैं। चलिए ए से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से हम ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए से आप शुरू करके मूव कर लें बी की तरफ, फिर डी की तरफ, फिर ए की तरफ। चाहे हम ए से डी चले जाएं, डी से बी चले जाएं या बी से ए चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने एलिमेंट्स लिखने हैं वो आप इन तीनों जो एलिमेंट्स बनेंगे तीनों का सम लेके आंसर जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर हम ए से डी मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन में हम फ्लो कर लेते हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन कौन कौन सी है यहाँ से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से I1 इधर है, यहाँ से I1 ऊपर है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर और यहाँ नीचे। करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं ताकि जो हमने रूल्स पीछे पढ़े हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए। अब देखिए हम ए से जाते हैं डी की तरफ, जैसे ए से डी जाएंगे, अब यहाँ पे देखें R3 हम कंसिडर करते हैं, तो R3 में देखें कौन कौन से करंट फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल लेना है ना, तो पोटेंशियल के लिए क्या होना चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। रेजिस्टेंस तो R3 हमारे पास है, लेकिन करंट क्या है, ठीक है, करंट भी तो देखना पड़ेगा। तो करंट देखने के लिए क्या करेंगे, हम ज़रा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखें जो R3 है उसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है I1 इस डायरेक्शन में,
दूसरा इसमें से फ्लो कर रहा है करंट I3 ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये जो R3 है वो इन दोनों में कॉमन है, इस नीचे वाले लूप में भी और ऊपर वाले लूप दोनों में मौजूद है। I3 की डायरेक्शन देखते हैं, तो I की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, इधर से ये और इधर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ से इधर, ठीक है, और यहाँ से इधर नीचे और यहाँ से इधर, ठीक है। दैट मीन्स I3 जो है वो R3 में से पास कर रहा है और I1 जो है वो भी R3 में से पास कर रहा है। तो R3 में हमारे पास 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। सेम इसी तरह से R4 में से भी 2 करंट फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, वो I2 होगा और R4 होगा। डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन अगर सेम होती है तो करंट प्लस हो जाते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो करंट माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए R3 में से दोनों करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, लिहाजा हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट भी हमारे पास आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गई। करंट देखिए क्योंकि माइनस करना है तो माइनस करने के लिए हम I3 माइनस I1 भी कर सकते हैं और I1 माइनस I3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो लूप आप सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी इक्वेशन आप लिख रहे हैं, उसके करंट को आपने सपोज करना है कि वो बड़ा करंट है, ठीक है, वो ग्रेटर है। तो अगर I1 ग्रेटर है तो I3 जो है वो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपके पास करंट क्या बनेगा, I1 माइनस I3। तो जो एलिमेंट हमारे पास बन रहा है R3, इसमें से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल करंट और क्या बनेगा जी, रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I1 माइनस I3 करंट आ गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस कौन सी है, रेजिस्टेंस आपके पास R3 है, और क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं लिहाजा इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम जाएंगे फिर डी पॉइंट पे पहुँच गए। डी पॉइंट पे पहुँच के हमने जाना है जी ऊपर गैल्वेनोमीटर में से, और गैल्वेनोमीटर में से कौन से करंट पास कर रहे हैं जी, I1 और I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इसका हमने पहले ही पढ़ लिया। फर्ज करना है कि I1 बड़ा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव साइन, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, I1 माइनस I2, ठीक है, क्योंकि I1 बड़ा है I2 छोटा है, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, RG। तो ये देखें यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं, डायरेक्शन तरतीब कोई भी हो सकती है, लेकिन जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपने सेम लिखना है, ठीक है। R3 में से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो ये है, ठीक है, और RG में से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो ये है। और अब चलते हैं हम R1 की तरफ, क्योंकि हम कहाँ पहुँच गए हैं जी, हम पहुँच गए हैं G में से गुजरने के बाद पॉइंट B पे। तो अब B से हमने कहाँ पे आना है, हमने A की तरफ आना है। तो यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस भी एक है, करंट भी एक है, हमने करंट की डायरेक्शन में फ्लो किया, लिहाजा जो पोटेंशियल आपका होगा वो ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने की वजह से जो आपके पास आंसर बनेगा जी माइनस I1 R1। तो 3 पोटेंशियल आपके पास आ गए, तीनों माइनस हैं, तो तरतीब आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। पहले माइनस I1 R1 रख लें, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, जो पहले लिखना है पहले लिख लें, दूसरा है बाद में लिखना है बाद में लिख लें, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा, बस आपके एलिमेंट्स का जो आंसर है वो ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पोटेंशियल बने हमारे पास, एक बना हमारे पास माइनस I1 R1 जो कि R1 में से पास करने की वजह से था, RG में से पास किया तो क्या बना जी आंसर, I1 माइनस I2 RG। इस तरह से माइनस I1 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे आप R3 वाले को पहले लिख लें, RG दूसरे नंबर पे ही आ रहा है और R1 थर्ड नंबर पे आ रहा है, पहले वैसे लिख के अरेंज कर लें या इस तरह से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीनों पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, तीनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह से जब आपने जाना है जी सेकंड लूप में, तो सेकंड लूप में आप शुरू कर लें पॉइंट B से D की तरफ आ जाएं, ठीक है, या आप C से शुरू कर लें, C से आप चले जाएं B की तरफ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, बिल्कुल सेम यही इक्वेशन बनेगी। तो C से B की तरफ चलते हैं, आप जा रहे हैं जी करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, रेजिस्टेंस एक ही है, करंट भी एक ही है, लिहाजा जो आपके पास करंट एलिमेंट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा आपके पास माइनस I2 R2, ठीक है। इसी तरह से आप R4 में से फ्लो करेंगे, यहाँ पे 2 करंट हैं, एक I2 है एक I3 है, I2 का आपने बड़ा लेना है, तो जो करंट बनेगा वो आ जाएगा I2 माइनस I3, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, और पोटेंशियल ड्रॉप होना है, लिहाजा
क्या बनेगा जी, I2 माइनस I3 R4। ठीक है, इस तरह से जब हम RG में जाएंगे, RG में 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड लूप जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, लिहाजा उसकी वजह से जो करंट I2 है अब उसको हम बड़ा लेंगे, I1 को हम छोटा लेंगे। तो इस तरह से जो आंसर आपके पास बनेगा वो आ जाएगा I2 माइनस I1 इंटू RG, और इन सब का सम बराबर होता है 0 के। ठीक है, दोनों लूप हमने सॉल्व कर ली। दोनों लूप से हमारे पास यहाँ पे देखें 2 अदद इक्वेशंस बन गई। ठीक है, आपकी इक्वेशंस भी इसी तरह की आनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं आ रही हैं तो फिर इसका मतलब आप कोई ना कोई काम गलत कर रहे हैं। जब इक्वेशंस आपके पास आएंगी आपने इसको करना है सॉल्व, और सॉल्व करके एंड पे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कंडीशंस क्या रखी हुई हैं कि हमने स्टेबल कंडीशन लेनी है। स्टेबल कंडीशन कौन सी वाली, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। और गैल्वेनोमीटर में से करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब उसमें से गुजरने वाले दोनों करंट आपस में बराबर हो जाएंगे, I1 बराबर हो जाएगा I2 के। ठीक है, या इन दोनों का सम जो है वो बराबर हो जाएगा 0 के। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं या इन दोनों का सम 0 के बराबर आ जाता है, तब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा भी हुआ है जी कि इन दोनों का सम 0 के बराबर और I1 बराबर I2। जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे आप देखें ये जो आपके पास टर्म है सेकंड वाली और यहाँ पे टर्म है थर्ड वाली, ये हो जाएगी 0। आपके पास बचेंगी सिर्फ और सिर्फ पहली और यहाँ पे तीसरी टर्म, ये वाली और ये वाली, और यहाँ पे आपके पास बचेगी पहली और दूसरी टर्म। तो I1 और I2 की वैल्यू सेम है, लिहाजा हम दोनों की जगह I1 भी लिख सकते हैं या दोनों की जगह आप I2 भी लिख सकते हैं। पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, I1 R1 साइड पे रह गया और दूसरे को उठा के हमने इक्वेशन के दूसरी साइड लिख लिया, लिहाजा वो टर्म जाके हो जाएगी पॉजिटिव। ये यहाँ पे पॉजिटिव होगी क्योंकि इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके चले गए। इस तरह से यहाँ से ये लेंगे तो माइनस I2 R2 एज इट इज़, और ये सेकेंड टर्म जो है इसको उठा के हमने इक्वेशन के साइड रखा तो आपके पास ये बन जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, देखें क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखें I1 माइनस I3, नीचे I2 माइनस I3। 13.25 में है I1 माइनस I3 और 13.26 में यहाँ पे भी आप I1 की जगह I2 लिख सकते हैं या I2 की जगह आप I1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही उसको लिखेंगे तो ये हमारे पास जो टर्म है वो भी I1 बन जाएगी। ये इस साइड राइट साइड हो जाएगी I1 माइनस I3 और लेफ्ट साइड पे रह जाएगा I1 R1 या I1 R2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से ये करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे एंड पे आपके पास आंसर क्या बचेगा, R1 ऊपर R2 नीचे, R3 ऊपर R4 नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइट वाली आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, उनका जो डिवीजन है लेफ्ट वाली के साथ R1 का R2 के साथ और R3 का R4 के साथ, उन दोनों की जो डिवीजन है, दोनों की रेशो है वो आपस में बराबर है। तो इसलिए कह सकते हैं 10 व्हेन एवर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब हमारे पास स्टेबल कंडीशन आ जाएगी, जब दोनों करंट आपस में बराबर हो जाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में से, और उस पॉइंट पे ये जो रेजिस्टेंसेस की रेशो है ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो जब हमें पता है रेजिस्टेंसेस की रेशो बराबर है तो उधर से हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि करंट आपस में बराबर है। ठीक है, एक चीज़ तो ये कि अगर रेशो बराबर है तो करंट सेम है, अगर करंट सेम है तो रेशो बराबर है। एक रिज़ल्ट हमारा ये निकला। दूसरा रिज़ल्ट ये है कि यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ये बैलेंस कंडीशन मौजूद है, इन सब की रेशो आपस में बराबर है, तो फिर क्या होगा, अगर कोई रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, बाकी रेजिस्टेंसेस या उनकी रेशोज़ हमें मालूम हैं, तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और यही मेन पर्पस है हमारे पास रीडस्टोन ब्रिज का, यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस हमें मालूम ना हो तो हम बैलेंस कंडीशन फाइंड करेंगे और बैलेंस कंडीशन फाइंड करके रेशो निकालेंगे, और रेशो निकाल के क्या करेंगे, हम कह सकते हैं जी कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको डायग्राम से भी दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे एंड पे आंसर निकला है वो क्या है कि रेशो इस वाली के साथ R2 ओवर R1 और इस वाली की रेशो इस वाली के साथ R4 ओवर R3, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर यहाँ पे जो मैंने बात स्टार्ट में बताई थी, यहाँ पे अगर आप R3 ले लेते हैं
और यहाँ पे R4 ले लेते हैं, फिर क्या होगा R2 और R1 बराबर आ जाएगा R3 और R4। ठीक है, पोजीशन चेंज करने से आपके एंड वाले रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो भी गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा, आपकी डायग्राम के मुताबिक होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर समझ आता है या नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।